सीरियल किलर तान्यातान नॉवेल केस नंबर 31। जैक्सन के इस्तीफा ने जैसे पूरी माफिया में आग लगा दी थी। जैक बेहद गुस्से में था और यही हाल जेम्स और जैकब का था। जब सब उनके खौफो हिरास में थे, तब भी उस लड़के ने उल्टे काम करने थे। वो अपनी जगह से एक मेल के जरिए सबको हटने की खबर देकर खुद खामोश हो गया था। उसकी मेल दूर दूर तक के भी माफिया को पुरस्कून कर चुकी थी। जैक्सन के आने के बाद सभी एक अजीब खौफ और हरास में मुब्तला रहने लगे थे। लेकिन अब सब मुतमईन थे और इनके दुश्मनों ने जान जगह संभालने के लिए कदम आगे बढ़ाए। वहीं जैक ने फौरन हेनरी को ये जगह संभालने का हुक्म दे दिया। हेनरी इन सब चीज़ों से हमेशा दूर भागता था, लेकिन जैक्सन जहाँ दादा की बात की नफी नहीं कर सकता था, वहाँ हेनरी की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वो तीनों ही जैक्सन से काफ़ी गुस्से में थे। तभी जैक्सन से कोई बात नहीं की, ना राब्ता किया। हेनरी वही रटे रटाए अल्फाज जो कि जैक ने उसे सिखाए पढ़ाए थे वो बोलता चला गया और माफिया के अंदर जलन और सद की आग ने जैसे सर तोड़ लिया था। यानी हेनरी जैसे चूजे से भी वो गया गुजरा था। जो दादा ने मार को अहमियत देने की बजाय हेनरी को दी। वहाँ सब लोग हेनरी का एटीट्यूड देखकर मुतमईन हो गए, क्योंकि ना ही उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना ही उसे ज़्यादा से जिंदा छोड़ा जाता। ऑर्थर की तरफ से फिलहाल कोई चूं चुना नहीं थी, लेकिन अगर ये फैसला फौरन ना लिया जाता तो ऑर्थर यकीनन इस जगह को संभाल लेता और उसके बाद जय न्यूयॉर्क को एक बार फिर से खैरबाद कहना पड़ता। हेनरी तेवर बिगाड़े वहां से उठकर जाने लगा। तो मेंशन चलोगे? जैक संजीदगी से बोला। क्यों? लेकिन क्यों? आप लोगों के साथ नहीं रहना मैंने। नहीं, मुझे आदत है, वो झुंझला कर बोला। हेनरी, जैकब ने टोका कि जैक के आगे क्यों का सवाल नहीं था। डैड प्लीज़। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उन सब की ज़बरदस्ती को उसे बुलाकर उन सब के साथ जाना पड़ा। मेंशन पहुंचकर वो उन सब पर उखड़ पड़ा। मैं जैक्सन के बिना नहीं रहूँगा। अगर आप लोग उसे गुस्से में ताल्लुक़ ख़त्म कर रहे हैं तो मैं उस पर गुस्सा ज़रूर निकाल सकता हूँ, उसको छोड़ नहीं सकता। भाई है वो मेरा। इन बातों का हमें इल्म है, लेकिन फ़िलहाल हालात ऐसे नहीं है कि तुम मुझसे भाईचारा निभाओ। तुम्हारी उम्र कम है। तभी कोई नहीं बोले तभी कोई नहीं बोलने से रुकेगा। आगे ज़्यादा सवालात उठेंगे, तभी जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। जैक ने कहा। तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? जैक के सवाल पर वो जैक को हैरानी से देखने लगा। दादा, मैं इन झमेलों में नहीं पड़ सकता, प्लीज़। वो भड़कने लगा। ये झमेले नहीं, जिम्मेदारियाँ हैं जो तुम लोग उठाने के लिए तैयार नहीं हो। जैक के धारने पर जैसे एक सन्नाटा छा गया। मुझे एले से कोई मसला नहीं है, लेकिन वो मुझे मजबूर कर रहा है। एले से नफरत करने पर वो वैसा ही कर रहा है जैसा उसके बाप ने एक लड़की के लिए किया था। अपनी ताकत खो दी थी और वो भी उसी रास्ते पर चल रहा है। लड़की बिस्तर पर या घर पर चलती अच्छी लगती है और इसे बस इसी हद तक होना चाहिए। या अगर उस पर कोई मुसीबत आए तोड़ दो हर चीज़ को, मगर ये किसी किताब में नहीं लिखा। मैंने कि अपनी ताकत खो कर बीवी की मुलाजमत करने लग जाओ। वो काफ़ी गुस्से और जल्जले में था। औरतों को सरों पर सवार करके तुम सिर्फ मौत को आसान कर रहे हो। हम सब के नसीब में कोई ना कोई गोली है जो यहाँ। उसने अपनी पेशानी पे उंगली बजाई। यहाँ लगेगी और उसी दिन सब खत्म। लेकिन इस गोली का खुद तक पहुंचना इतना आसान कर दिया कि कोई रुकावट ना हो। सीधा आकर माथे में लगे तो ऐसे माफिया के होने का कोई फ़ायदा नहीं। उसने हेनरी की तरफ देखा। मुझे तुम्हारी मनमानी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी शक्ल इस्तेमाल करनी है। न्यूयॉर्क मेरी है, अपने ख़ानदान को मैंने इसके लिए कभी अहमियत नहीं दी। मैं नहीं जानता मेरा ख़ानदान जो मेरा था वो कहाँ है। मुझे इतना इल्म है कि न्यूयॉर्क मेरा इश्क, और मैं दुनिया की हर चीज़ से दस्तबरदार हो जाऊँगा। इससे नहीं। आज मुझे अफसोस है जैक्सन पर, उसके फ़ैसलों पर। ठीक है, उसके बाप ने मेरी कम मानी थी। न्यूयॉर्क को मैंने चलाना है, मैं चला लूँगा, लेकिन उसे ये कह देना कि अगर उसके सामने आकर खड़ा हो गया तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। जैक गुस्से से कह के अपने कमरे में चला गया, जबकि पर्ल भी उसके पीछे चली गई थी। हेनरी ने बाप की तरफ देखा, जिसने शाना थपथपाया था उसका। जबकि जेम्स ने एक नज़र हैज़ल की जानिब देखा, जो भीगी नज़रों से मुस्कुरा रही थी। आज तक जैक के दिल में जगह नहीं बना पाई थी। जेम्स भी वहाँ से बाहर निकल गया, जबकि दादा के रोकने के बावजूद हेनरी कम अज़ कम एक बार तो जैक्सन से मिलेगा। और ये सब इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ और शादी। वो तनतनाता हुआ दाखिल हुआ और सुकून से बैठा अपने वेपन साफ कर रहा था। ये क्या नाटक है? हेनरी ने उसके सारे वेपन्स टेबल से नीचे फेंक दिए।
वो अगर दुनिया में बर्दाश्त किसी को करता था तो वो सिर्फ हेनरी था या फिर अब एले। यार मैं माफिया किंग बन चुका हूँ, कांट यू बिलीव? वो धड़ा। जैक्सन कुछ हैरानगी से हुई और उसने सर उठाकर उसका चेहरा देखा जो कि गुस्से से सुर्ख हो रहा था। जैक्सन, मैं ये जिम्मेदारी उठाने का आहिल नहीं हूँ। डू समथिंग यार। मैं ये मरना मारना प्लानिंग्स करना और फिर शादी, वो सर थाम गया। जैक्सन खामोश बैठा था। आई कांट डू दिस। अच्छा भला तो सब चल रहा था, तुमने क्यों ऐसा किया? वो टेबल पर हाथ मारते सवाल कर रहा था। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, एंजॉय करो इस पोजीशन को, वो बोला। दादा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अगर किसी बात का दुख है तो वो यही है, वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। जैक्सन प्लीज, तुम जानते हो ये सब नहीं संभाल सकता यार। मुझे भी नहीं मरना। जैक्सन ने उसकी सूरत देखे और एकदम उसे सीने में भींच लिया। ऐसी बात दोबारा मत करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसकी कमर पर दो मुक्के बरसाते। हेनरी हल्का सा मुस्कुरा दिया। हाँ देखना तो यही है। हाँ देखना तो यही था मैंने, कि तुम्हारी नज़र में वैल्यू क्या है मेरी। मेरी महबूबा नहीं हो तुम, तो ऐसी हरकतों से प्रेज़ किया करो। उसने उसे झटके से दूर किया। हेनरी फीका सा हंस दिया। दर हकीकत वो परेशान था। मैंने तुम्हें कहा ना, कुछ नहीं होगा, वो बोला फिर से। नहीं, अब कुछ ज़रूर होगा। दादा का कहना है अगर वो तुम्हारे सामने आ गए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हेनरी संजीदगी से बोला और पहली बार जैक्सन खुलकर हंसा। हाँ, अगर दादा ने ये सोचा तो फिर तो मौत करीब है। उसने अपने हथियार टेबल पर फेंक दिए। प्लीज़ उनसे मिलो, तुम जानते हो वो तुम्हारे बिना मेरी जंग छिड़ गई है हेनरी, और जब तक ऑर्थर और मार्क को मार नहीं दूंगा तब तक इस जंग को ख़त्म नहीं करूंगा। मार्क हमारा भाई है। हेनरी उसके इरादों पर परेशान हुआ। मेरा दुश्मन है, वो शाने झुका के। जैक्सन, तुम्हारी ये बेला पेला तो यहाँ है। शादी किससे करोगे? वो बात बदल गया। हेनरी खामोश हो गया। वो जान गया था वो बात बदल रहा है। बेला दूर खड़ी उन दोनों को ही देख रही थी। उसे यहाँ से अपने साथ ले जाना, क्योंकि मैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता, वो बोला। हेनरी ने फिर उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। मुझे लगता है अब तुम्हें मैच्योर हो जाना चाहिए। हम अलग कैसे रहेंगे? हेनरी की बात पर वो हंस दिया। बस एक बात याद रखना हेनरी, मेरे मरने के बाद तुम एले से शादी नहीं करोगे। तुम्हारा कोई चांस नहीं है, लेकिन उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसको खुराश भी पहुंची तो तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा, क्योंकि पहले ही मैं ये इंतज़ाम कर कर जाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो? हेनरी उसकी सरपेरी हरकतों पर परेशान हो गया। ये सच है। एनीवेज, दादा तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखेंगे। वैसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ हो तो सिर्फ मुझे पुकार लेना। उसका शाना थपथपा के उठ गया। बचपन से लेकर जवानी तक उन दोनों ने एक एक लम्हा साथ गुजारा था। हेनरी मुठियाँ भींच गया और वहाँ से पलटने लगा कि बेला की जानिब देखा। उसके नज़दीक आया। मुझसे शादी करोगी? सीधे सवाल पर वो बुखला उठी। हेनरी उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। बेला हाँ करना चाहती थी, लेकिन बेसख्त आंखें भीग सी गई और नफ़े में सर हिला दिया। अगर वो जान जाता वो ऑथर की बेची गई है तो वो कैसे रहता उसके साथ? हेनरी हल्का सा मुस्कुराया। मुझे नहीं लगता अब यहाँ रुकने का कोई जवाज़ है। तुम्हारे पास, चली जाओ यहाँ से। उसके गाल पे हथेली रखता था, थपथपा कर वहाँ से निकल गया, जबकि बेला उसके पीछे ही लपकी। वो उसे रोक लेना चाहती थी, लेकिन अक्सर जगहों पर इंसान कितना बेबस हो जाता है, इतना बेबस कि वो चाह कर भी किसी ऐसे शख्स को पुकार नहीं पाता जिसे पसंद करने लगे। वाकई उसके पास अब कोई जवाब नहीं था यहाँ रुकने का, मगर वो अपना काम पूरा नहीं कर रही थी और जो उसके डैड को मार देता। लेकिन अब यहाँ रुककर जैक्सन के हाथ से भयानक मौत भी नहीं मरना चाहती थी। तभी वो वहाँ से निकल गई। एले घुटनों में मुँह दिए बैठी थी। उसने रात से कुछ नहीं खाया था। जैक्सन ने कमरे में झांका और हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब इस लड़की पे गुस्से के बावजूद भी वो सख्ती नहीं कर पाता था। उसके सामने आके बैठ गया, जबकि एले सिमट कर दूर हुई। वो उसके सर पर, उसके रेशमी बालों में हाथ फेरता रहा। उठ जाओ, हमें जाना है यहाँ से, उसने कहा, जबकि एले ने झटके से सर उठाया। सुर्ख सूजी हुई आंखें और सुर्ख होते गाल और नाक वो बला की हसीन लग रही थी। जैक्सन उसे देखता रह गया। कहाँ जाना है? वो बोली। तो तुमने तोड़ दिया अपना इरादा ना बोलने का।
वो सुकून से बैठ गया। मैंने पूछा कहाँ जाना है? फिर किसी ऐसी जगह जैक्सन जहाँ वैश्य और जानवर बन जाएंगे, मुझे छूने वाले हर इंसान का कत्ल कर देंगे। मैं मैं इतनी अहमद मैं इतनी अहम नहीं हूँ। पार्कर के साथ रहकर मुझे जिस्मानी तकलीफ होती थी, आप मुझे रूह की तकलीफ देते हैं। आप लोगों को गाजर मूली की तरह मार देते। मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, किसी भी सूरत में ही। टका सा जवाब देकर उसके पहलू से उठने लगी कि जैक्सन उसकी कलाई पे गिरफ्त सख्त की। एले, मुझे तंग ना करो। जब तक जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी मजबूरी मेरे साथ रहना ही है। तो मर जाएं आप, वो चिल्लाई जियानी सी, जैसे बहुत तकलीफ में हो। मर जाएं जैक्सन, ये कुछ भी करे, लेकिन लोगों को ऐसे क्यों मार रहे हैं? उसने तुम्हें जख्म दिया था, देखो तुम्हारे होंठ पर निशान बन गए। वो बोला जब कैले ने उसके हाथ झटक दिए। मेरे वजूद पे हजार निशान है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो गुस्से से बोले और बाहर निकली। जैक्सन उठकर उसके पीछे आया। क्या चाहती हो तुम? उसने उसे झटके से खींच कर मोड़ा। आपका साथ आपका साथ चाहती हूँ, लेकिन लेकिन मुझे जैक्सन का साथ चाहिए, किसी वहशी दरिंदे और जानवर का नहीं। उसके सीने से लग गई, जबकि जैक्सन ने उसे अपने मजबूत बाहों में भर लिया। जैक्सन, ये सब छोड़ दें, सब कुछ प्लीज़। वो हल्का सा मुस्कुराया उसकी ज़िद पर। औरत वाकई जंग लगा देती है, जिसे मेरे बाप की अकल पर मेरी माँ का जंग लगाता है। वैसे तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैं अब किसी माफिया का हिस्सा नहीं हूँ। छोड़ दिया मैंने सब। वो उसके चेहरे पे हाथ रखता बोला। एलिस उसे हैरानगी से देखने लगी। आप सच कह रहे हैं? वो खुशी से झूम गई। जैक्सन ने इसे लाया और एलिस के गले का हार बन गई, जबकि जैक्सन ने उसको अपने बाजों में उठा लिया। हम कहाँ जा रहे हैं? वो उसके चेहरे पे अपनी मखरूती उंगलियाँ फेरने लगी। जहाँ तुम कहो। वो मुस्कुराया। "हम्म, मैं अब मुझे न्यूयॉर्क घुमाएं। यहाँ रहते हुए भी मैंने कभी न्यूयॉर्क नहीं देखा।" वो मुस्कुराई, जबकि जैक्सन ने उसे गाल करीब करने का इशारा किया। एलिस शर्मा के उसके होंठों से अपने गाल लगा गई। कैसे बच्चों वाली बात की है तुमने? मैं तुम्हें पेरिस ले जाने का सोच रहा हूँ। न्यूयॉर्क भी कोई देखने की जगह है। वो मुंह बनाकर बोला। सच में न्यूयॉर्क ऐसी जगह नहीं। वो पुरसोच हुई। वो खुश था, बस इतने में ही कि वो खुश है। अच्छा फिर हम पेरिस चलते हैं, वो जोश से बोली। चलो फिर। वो आगे चलने लगा। वो हंसी। ऐसे कैसे? क्या आप मुझे उठा कर ले जाएंगे? वो उतरना चाहती थी नीचे। मैं तुम्हें कंधे पर डाल के ले जाऊंगा, वो बोला और घुमा के उसे कंधे पर डाला। वो चिल्लाती रह गई, जबकि उसकी कमर पर थप्पड़ मारता। चुप रहने का कहता आगे बढ़ा। उसके गार्ड्स उनकी ये जंग देख रहे थे और जैक्सन को परवाह नहीं थी। वो अपने प्राइवेट जेट में सवार हुआ। नो, वो चिल्लाई। जैक्सन ने उसे सीधा किया। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। अरे ज़्यादा बड़बड़ की ज़रूरत नहीं है, वो भड़का। मैं नहीं जाऊंगी, वो चिढ़ गई। जैक्सन दांत पीस गया। यहाँ से हम जल्दी पहुँच जाएंगे, वो उसे समझाने लगा, जबकि वो मुंह फुला के हाथ बांध के दूर हो गई। जैक्सन ने अपने असिस्टेंट की जानिब देखा और वो उसकी बात समझते उनकी फ्लाइट कराने लगा। जब पहले बच्चों की तरह उछलती उसके गले का हार बन चुकी थी, जबकि जैक्सन जब्त करता पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाला था। पिछले क्लास में बैठा वो उकताया हुआ सा एले को देख रहा था, जो कि काफ़ी खुश थी। वो इर्द गिर्द बैठे लोगों से बातों में लगी हुई थी। जैक्सन चेहरे पर मास्क लगाए बैठा बस इस फ्लाइट के एंड होने का वेट कर रहा था। जैक्सन, वो बच्चा देखें, आपको कैसे खो रहा है? एले हंसते हुए बोली। एले, शट अप। मुझे लग रहा है दुनिया का सबसे थर्ड स्टैंडर्ड आदमी हूँ मैं। अच्छा बस करें, अब आप अमीर नहीं रहे। वो उसे ढूंढा मार गई। मैं गरीब कब हुआ हूँ? वो हैरानगी से सवाल कर रहा था। आपने तो माफिया छोड़ दी है, वो उसे याद दिलाने लगी। यू लिटिल बैट, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। व्हाट? एली की चीख पर वो लोगों को देखने लगा, जो सब उन्हें देख रहे थे। मैं चमगादड़? वो चीखी और खड़ी हो गई। नहीं लिटिल गर्ल, तुम चमगादड़ नहीं, प्रिंसेस हो। बैठ जाओ। वो हाथ जोड़ गया, जबकि अगर कोई उसे देखता कि वो कितना बड़ा माफिया किंग था और वो अपनी क्वीन के सामने कैसे हाथ जोड़ा था, तो शायद ये न्यूज़ में चलने वाली हॉट न्यूज़ होती।
दूसरी तरफ पहले एहसान करती बैठ गई। दिल तो करता है आपको सज़ा दूँ, बस लिहाज़ करती हूँ। उसने एक और जैक्सन का मोबाइल छीन लिया, जिसमें वो दादा को बता रहा था कि वो जा रहा है यहाँ से। और ऐसे सुकून से उसके इशारे से टेक लगा के बैठ गई और उसके मोबाइल को इस्तेमाल करने लगी। जैक्सन जब्त के आखिरी मराहिल में ही था। ये वेपन्स लो। जैक ने उसकी जानिब अपनी गन्स बढ़ाई। दादा, मैं ये सब नहीं करना चाहता। वो फिर वही बात बोला। शट अप हेनरी, अपनी हिफाजत करो खुद से। तुम्हारा रवैया देखकर कोई भी तुम्हें मार देगा, पता नहीं चलेगा। अपनी हिफाजत करनी है तुमने। वो उसे समझाकर शाना दबा कर उठ गया। जबकि हेनरी बाहर आ गया, वो आज ही सो रहा था। वो सबसे उसे याद आ रहा था जैक्सन, एले और शायद बेला और अपनी आज़ाद ज़िंदगी।